हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है फ्यूल सेल्स, ईंधन सेल। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। तो देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि द सेल्स विच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स प्रोसेस। मतलब ऐसे सेल जो एक रिडॉक्स प्रोसेस द्वारा जो फ्यूल होता है उसकी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उन्हीं को बोला गया है फ्यूल सेल। समझ गए बच्चों, ऐसे सेल जो कि एक रिडॉक्स प्रोसेस द्वारा ईंधन की ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, उनको बोला गया है ईंधन सेल। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक कंटिन्यूअस सोर्स है। मतलब अगर इनमें फ्यूल लगातार पास किया जाए तो ये लगातार इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहते हैं। समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि द सेल्स व्हिच कन्वर्ट फ्यूल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिडॉक्स प्रोसेस। इन दीस सेल्स रिएक्टेंट्स, मतलब जो फ्यूल है, आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स, देन सेल रन कंटिन्यूअसली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। मतलब इनमें लगातार जो है फ्यूल पास किया जाए तो लगातार इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती रहेगी। तो ऐसे सेल जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, इनमें ईंधन क्या है, लगातार प्रवाहित किया जाए इलेक्ट्रोडों पर, तो इनमें लगातार विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे H2 प्लस O2 फ्यूल सेल, C प्लस O2 फ्यूल सेल, CH4 प्लस O2 फ्यूल सेल, CH3OH प्लस O2 फ्यूल सेल। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल जो है सेल्स हैं। अब हम आते हैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेंगे हम, वो है H2 प्लस O2 फ्यूल सेल। तो हम उसे डायग्राम सहित समझते हैं, पहले आप उसे नोट करें। अब देखो, हम आते हैं किसमें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है, ये एक टैंक होता है बड़ा सा, जिसमें एक तरफ तो H2 को पास करने के लिए होल होता है और एक तरफ O2 को पास करने का होल होता है। इसमें दो ये इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, पोरस कार्बन से बने होते हैं, जिनमें से गैस जो है पार हो सकती है लेकिन सॉल्यूशन पार नहीं होता। और यहाँ जो बीच में भरा हुआ है वो है KOH या फिर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन भर दिया जाता है। इनमें से एक तो है कैथोड, तो एक क्या है, एनोड। कैथोड उस साइड होता है जहां से O2 पास की जाती है और एनोड वहां होता है जहां से हाइड्रोजन पास की जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो वाटर बनता है वो कलेक्ट होता है। अब हम देखते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। तो इनमें पहले हमने यही लिखा है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस KOH या NaOH होता है, और जो फ्यूल्स हैं इसमें वो है H2 एंड O2। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखते हैं। एनोड में क्या होता है, H2 का ऑक्सीडेशन, H2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस और यहाँ से मिले OH तो मिलके बना लेते हैं क्या, H2। यहाँ रिएक्शन चलती है एनोड में। कैथोड में क्या होता है, जो ऑक्सीजन पास की गई है, ठीक है, वो और H2O और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले एनोड से, उनसे मिलकर ये क्या बना लेता है, 2OH माइनस। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को ऐड कर दें तो OH से OH हट गए, एक H2O से एक H2O हट गया, तो रिएक्शन क्या बची, H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O लिक्विड। तो इस तरह से अगर हम ये देखें कि जो फ्यूल सेल है, मतलब ये H2O2 जो फ्यूल सेल है, इसमें H2 और O2 की रिएक्शन से क्या बनता है, H2, और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो जिससे कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन फैले, केवल क्या बन रहा है, H2O। और इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट का, तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है और H2O भी बन रहा है। और इसके अलावा ये एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सोर्स भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स, मतलब में लगातार H2O2 पास करते रहे और H2 को बाहर निकालते रहे, तो ये लगातार वर्क करते रहेंगे महीनों सालों। और यही इनका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब फीचर है। समझ गए ना, तो पहले आप इसे नोट कर लें।
फ्यूल सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इनको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो पहला है हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता। तो ये बहुत ही हाई एफिशिएंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये फ्यूल एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसलिए इनकी जो एफिशिएंसी है वो अदर नॉर्मल सेल्स की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होती है, समझ गए ना। मतलब H2O2 जो सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, इसकी एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा होती है। मतलब क्या है कि ये फ्यूल एनर्जी का 90% से ज़्यादा पार्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी तरह से यही लिखा है मैंने कि ये जो है सीधे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फ्यूल एनर्जी को, इसलिए हाई एफिशिएंट है। इनकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, डेल्टा G अपॉन डेल्टा H इंटू 100। डेल्टा G क्या है? फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन व्हिच कन्वर्ट्स इन सेल वर्क, मतलब वो एनर्जी सेल रिएक्शन में बनने वाली जो कि यूजफुल वर्क अर्थात सेल वर्क में कन्वर्ट होती है। और डेल्टा H क्या है? यहाँ पर वो टोटल एनर्जी जो सेल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, अर्थात जितनी भी रिएक्शन चली उसमें एक मोल पर मोल जो रिएक्शन हुई उसमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो है। अब जैसे मान लो हम H2O2 फ्यूल सेल में देखें तो डेल्टा G अगर स्टैंडर्ड या नॉर्मल दोनों है, अगर हम ये वैल्यू लें तो ये होती है -237.2 स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। डेल्टा H होता है 258.9 किलो जूल पर मोल। अगर हम इसके बेस पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे ये आएगी 91.6%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अर्थात H2O2 जो सेल है वो जो H2O2 की जो एनर्जी है फ्यूल एनर्जी, उसको लगभग 90% से ऊपर किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप इसे नोट करें। देखो पहला मैंने आपको बताया था कि इनकी एफिशिएंसी हाई है। दूसरा है कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने अभी इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन के एक कंटीन्यूअस सोर्स हैं, मतलब इनमें लगातार अगर जो है फ्यूल पास किया जाए, सप्लाई की जाए इलेक्ट्रोड्स पर, तो इनमें लगातार इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती रहेगी। और इस तरह से ये महीनों सालों वर्क कर सकते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड्स पर कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, रिप्लेसेबल मटेरियल नहीं बनता, था तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। इनमें वाटर बनता है, उसको बाहर निकालते रहते हैं और वो यूज होता रहता है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये लगातार विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, समझ गए बच्चों। इनमें लगातार ईंधन पास कर दिया जाए तो ये लगातार काम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जिसको रिप्लेस करने की जरूरत हो। तो ये लिखा है these cells fuel continuously fed then cell continuously generate, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर because no any electrode material to be replaced। मटेरियल उसके आसपास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता, इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट बल्कि हम ये कहें कि इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट, ठीक है, मटेरियल टू भी रिप्लेस करने की जरूरत हो। तो इसमें ईंधन लगातार प्रवाहित की जाए तो लगातार विद्युत ऊर्जा बनती रहेगी। फिर आता है पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। तो इनकी जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं उनमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट नहीं बनता जिससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन फैले। बट इसमें मेनली बनता है क्या? H2O, जिसका यूज जो है वाटर सप्लाई में होता रहता है। तो इसलिए ये एक वर्क जो है ना पॉल्यूशन फ्री वर्किंग में होते हैं, समझ गए बच्चों कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण वाला पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते। तो यही मैंने लिखा है कि इन दीज सेल्स देयर इज नो ऑब्जेक्शनेबल बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स, देयरफॉर, ठीक है, दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन प्रॉब्लम, किसी प्रकार की पॉल्यूशन प्रॉब्लम को प्रोड्यूस नहीं करते। यही जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी के कारण इनका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है स्पेस प्रोग्राम में, स्पेस क्राफ्ट में। वहाँ पर ये वाटर सप्लाई में भी यूज होते हैं मेनली, और इलेक्ट्रिक पावर तो जनरेट होती है, समझ गए ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है जो है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हैं। तो आप इन्हें लिखें।
देखो बच्चों, ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही ज़्यादा इनमें डिफ़िकल्टीज भी होती हैं इनके कंस्ट्रक्शन में और इनके यूज़ में। मतलब ये नॉर्मल यूज़ नहीं होते, ये बहुत ही मतलब हाईली कॉस्ट वाले सेल्स हैं और इनका यूज़ ज़्यादातर स्पेस प्रोग्राम में ही होता है। देखो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। पहला तो ये है कि हाई कॉस्ट कैटालिस्ट जो होते हैं, कैटालिस्ट्स आर नीड फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इनके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनमें इन कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, पीटी, पीडी, एजी, एयू, जो बहुत ही हाईली कॉस्ट वाले होते हैं, इसलिए नॉर्मल यूज़ नहीं हो सकते। दूसरा होता है कि इनमें गैसियस फ्यूल यूज़ होता है, तो गैसियस फ्यूल को लो टेम्परेचर में रखो, हाई प्रेशर में रखो, तब जाके ये यूज़ होते हैं। तो ये भी इतना आसान नहीं होता लगातार बनाए रखना इस तरह का। और भी इसमें 3 फेसेस लगातार यूज होती हैं, एक तो गैसियस फ्यूल, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, सॉलिड कैटालिस्ट और इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह के 3 फेस को मेंटेन करना भी आसान काम नहीं है। तो इसलिए इनके जो कंस्ट्रक्शन में है कुछ डिफिकल्टीज हैं, इसलिए उतने ये नॉर्मल यूज के नहीं होते। समझ गए ना? तो आप इसे नोट करें। मैं एक टॉपिक और बता देता हूँ, ये रह गया था इसलिए यही जोड़ देता हूँ, और वो है हीट चेंज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल वर्क होता है तो ये रिलेशन माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई, मतलब जो भी फ्री एनर्जी चेंज होगा वो सेल वर्क में चेंज होगा। फिर एक होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, ठीक है, डेल ये है मतलब एक टी के रिस्पेक्ट में जो है इसका क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, तो डी डेल्टा जी अपॉन डी टी पी। अब हम क्या करें कि यहाँ पे डेल्टा जी है उसको उठा के यहाँ और यहाँ यूज कर रहे हैं, ये लिख सकते हैं, और इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस आर आ गया, ये हो गया, या डेल्टा एच इक्वल टू माइनस एन एफ ई प्लस, ये लिख सकते हैं। अब देखो हम इस इक्वेशन में ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ठीक है, इसको बोला जाता है, इसको हम ऐसे पहले तो ये बता दो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी या डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल टू होता है E2 माइनस E1 अपॉन T2 माइनस T1, जहां पर E1 क्या है, सेल पोटेंशियल एट T1 टेम्परेचर, E2 क्या है, सेल पोटेंशियल एट T2 टेम्परेचर, T1 T2 दो टेम्परेचर हो गए। इसको बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखो पहला ये कह रहा है कि अगर ये वाला सेल जो है, मतलब ये जो है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल ये 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये वाला जो है 0 कर दें, ये वाला स्टेप, तो हमारा डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई। इसका मतलब है कि सेल रिएक्शन में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो रही है, इसके यूजफुल वर्क में, मतलब सीधा है डेल्टा जी सेल वर्क में, मतलब उसका कोई भी पार्ट जो है एनर्जी का कहीं और प्रोड्यूस नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, केवल कहाँ आ रहा है, मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो केवल यूजफुल वर्क अर्थात सेल वर्क में यूज हो रहा है। दूसरा है कि ये पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आता है कि अगर ये वैल्यू देख रहे हैं आप 0 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो NFE ग्रेटर देन डेल्टा H, मतलब ये होगा कि यहाँ पर डेल्टा अगर H देखें तो ये है NFE प्लस ये, तो ये वैल्यू हमारे पास NFE है और ये प्लस में है। तो अगर हम ये कहें कि ये -10 है और ये 2 है प्लस में, तो कितना बचा, -8 बचा ना। तो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो NFE की जो नेगेटिव वैल्यू है उससे तो कम, वो नेगेटिव हो गया ना। मतलब ये होता है कि ऐसे में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू NFE की थी, डेल्टा H की जो वैल्यू आएगी जो मतलब रिएक्शन में वो कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें NFE ज्यादा होगा और डेल्टा H कम होगा, मतलब है कि इसमें हीट तो कम प्रोड्यूस होगी क्योंकि हमें डेल्टा H की कम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जबकि NFE की जो वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेल में, ठीक है, उतने से कहीं ज्यादा उसमें सेल वर्क हो रहा है। तो ऐसा क्या होगा ऐसे में फिर
कि ये एंडोथर्मिक बन जाएगी रिएक्शन, समझ गए ना। मतलब होगा कि सेल रिएक्शन में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है उससे कहीं ज्यादा सेल वर्क हो रहा है, तो ऐसे में सिस्टम एनर्जी बाहर से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सेल रिएक्शन अंदर क्या बन जाएगी, एंडोथर्मिक। और तीसरी कंडीशन जस्ट उल्टा कि डेल्टा ई अपॉन ये जो है, समझ गए ना, ये क्या है, आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, अर्थात छोटा नेगेटिव वैल्यू है। ऐसे में डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू प्लस इसकी नेगेटिव वैल्यू को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की जो नेगेटिव वैल्यू का मतलब जितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो डेल्टा एच प्रोड्यूस हो रही है वो एन एफ ई की नेगेटिव वैल्यू से तो ज्यादा नेगेटिव आएगी ना, क्योंकि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच एन एफ ई से ज्यादा होगा, मतलब है कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उतना सेल वर्क नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सेल रिएक्शन अंदर क्या बन जाएगी, एक्सोथर्मिक, मतलब वहां हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो इस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेस पर ये बताया जा सकता है कि सेल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, मतलब सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसमें कब सेल वर्क कंप्लीट होगा, मतलब टोटल सेल वर्क और एनर्जी, तो जब ये जीरो हो। ठीक इसी तरह से सेल वर्क ज्यादा है और डेल्टा एच कम है रिएक्शन की, तो ये है एंडोथर्मिक और उल्टा इसका एक्सोथर्मिक। तो इस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट के बेस पर हम सेल रिएक्शन का हीट चेंज बता सकते हैं। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व कर लेना। तो देखो एक रिलेशन और बता देता हूं, ये है एंट्रोपी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन। ये क्या है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिलेशन याद कर लेना। इसमें डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी निकालने का तो यही रिलेशन मैंने आपको बताया है। एक क्वेश्चन है, ये रिएक्शन मतलब एक सेल रिएक्शन लिखी हुई है, CD+2 AgCl2 Ag + CdCl2, 0 डिग्री पर जो सेल पोटेंशियल है वो है 0.6915, तो 25 पर है ये, तो आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच तो मैंने बता दिया -167.26 किलो जूल लिया है। तो इस तरह से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको बता दिए मैंने, आप इनको अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, सब बन जाएंगे अब आपसे। तो इस तरह से मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट था यहाँ तक का बता दिया। अब मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक बाय, थैंक यू।